हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस विद आनंद कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं और 10th क्लास का पहला टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, और उसमें से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। So first is reaction with air। सभी लोग जानते हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। बट नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, he can't react with at normal temperature and pressure condition. So metals or non-metals react with only oxygen. 21% is a oxygen gas, so oxygen gas से react करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल क्या करेंगे। तो मेटल जनरली react with oxygen, they gives metal oxide। वो मेटल ऑक्साइड देते हैं। सो मेटल ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे गिव्स मेटल ऑक्साइड। दीज नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक जनरली। तो नेचर जो है मेटल ऑक्साइड का कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ध्यान रखना, जनरली बात कर रहे हैं हम लोग, जनरली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे, मैग्नीशियम रिबन। ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। इसमें से हम लोग बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे। तो इसके पहले इसकी मैग्नीशियम रिबन को साफ करना है अच्छे तरीके से, ताकि इस पे जो लेयर चढ़ी हो ऑक्साइड की वो हट जाए। तो मेटल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम बर्न करती है तो ये वाइट डिजलिंग लाइट प्रोड्यूस करती है, बहुत ही तेज लाइट प्रोड्यूस करती है। और ये एक्सपेरिमेंट करते समय जनरली हमें गॉगल्स का यूज करना चाहिए, चश्मे लगाना चाहिए। तो रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस कर लेंगे तो 2Mg 2Mg। तो ये हो गया आपका कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो जनरली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, दे गिव्स ऑक्साइड। सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द एयर like sodium and potassium. These are highly reactive metals. ये they catch fire, sodium catch fire at room temperature, at रूम टेम्परेचर।
तो आपका पोटेशियम सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम भी आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेटल हैं जो जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और उनमें से हमारा सबसे पहला आपका जो है जिंक और एल्युमिनियम। जिंक एंड एल्युमिनियम कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जनरली हमने बात करी थी कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन जिंक एंड एल्युमिनियम कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बात आ गई भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ आ गई। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को बात करना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता कौन है। तो जनरली जो मेटलॉइड होते हैं, जनरली जैसे कि मेटलॉइड आपका कौन सा एल्युमिनियम है, ये एक मेटलॉइड है। जब मेटलॉइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, करेक्ट। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। दे कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस। तो दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3। it gives with एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बना देगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस आपका H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3H2O बनाना है उनको। 3 ऑक्सीजन है, 2AlCl3 हो जाएगा, 6HCl हो जाएगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है प्लस 3H2O बन जाता है। लेकिन और जब ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, Al2O3 react with aluminum and with NaOH, sodium hydroxide. It gives sodium aluminate, NaAlO2, sodium aluminate। क्या बन जाता है? सोडियम एल्युमिनेट बन जाता है, प्लस आपको वाटर बनाना है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और ये बेस है, दोनों से रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके आपका रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों नेचर का हो सकता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका साल्ट और वाटर देता है यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना है कि ये जो ऑक्साइड हैं
एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। कौन ऑक्साइड? कौन? एल्युमिनियम और जिंक जो है, एल्युमिनियम और जिंक, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो आपको बताना है जिंक एंड एल्युमिनियम। लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के साथ कौन से है आपका? लेड, LeAd, Pb जिसको सिंबल है, और आपका मरकरी, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्साइड का जो नेचर है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो जनरली हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड की। कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे। किसके साथ? वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको लिटमस से टेस्ट कर लेंगे। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड है, रिएक्ट विथ वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। व्हेन मेटल ऑक्साइड, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है उनके जो ऑक्साइड है वाटर में डिजॉल्व करके आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे? लिटमस टेस्ट कर देंगे। लिटमस टेस्ट, हमें नहीं पता ये क्या बना, लिटमस टेस्ट कर देंगे तो ये आपका जो ये लिटमस टेस्ट में हम लोग रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये जो बेसिक नेचर का है, यह सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक नेचर का है। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बेसिक सॉल्यूशंस देते हैं जब हम लोग उनको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। तो ये रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कैसा है? बेसिक नेचर के हैं। लेकिन दूसरी चीज़ बात यह है कि जो जनरली नॉन मेटल्स, जनरली मेटल्स ऑक्साइड do not dissolve in water, do not dissolve in water। जनरली ये हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे है कि आपका सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, यही केवल आपके वाटर में क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व होंगे। बाकी आपके जो मेटल ऑक्साइड है वो जनरली वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल react with oxygen, they gives non-metallic oxide, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। बोथ आर एसिडिक इन नेचर। कैसे पता करेंगे? CO2 जब वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, तो जो भी सलूशन बनेगा, मान लीजिए ये सलूशन आपका बन गया, आपका सलूशन बन गया H2CO3। लिटमस टेस्ट कर देंगे इसको भी, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू, वो रेड में टर्न हो जाएगा। क्लियर है? ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड में टर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन से? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल और नॉन मेटल आपके कैसे रिएक्ट करते हैं?
तो रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर। तो जनरली मेटल जो है, मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो जनरली दे गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2O। तो ये मैग्नीशियम आपका है वाटर में रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका कितना हाइड्रोजन 4 है, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो दे जनरली दे गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जनरली देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोक्साइड जनरली जानते हैं सभी बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान करना है रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। सम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, वो वाटर से रिएक्ट करके विग्रेसली आपका रिएक्ट करता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। सॉरी, सोडियम जो है वाटर से रिएक्ट करके, और ये वाटर कैसा रहेगा? कोल्ड रहेगा। तो पहले ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फर्दर फिर आगे Na2O जो है फिर से आपका वाटर के साथ डिजॉल्व होके सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करके जो कोल्ड वाटर रहेगा सोडियम ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस। फिर फर्दर आपका ये आपका जो Na2O है वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, तो कुछ आपके मेटल हैं जो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम। और कुछ मेटल आपके कैल्शियम के बारे में भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम भी आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम प्लस वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। आपका बैलेंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसकी खासियत क्या होती है? हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में रिलीज होती है, लेस अमाउंट में रिलीज होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस लेस अमाउंट में रिलीज होती है और ये इसकी सरफेस पर स्टिक हो जाती है। तो जब भी किसी भी सॉलिड के सरफेस पर कोई भी गैस क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी, तो ये आपका क्या करने लगेगा? ये जो रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में आपका जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करने लगता है? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज स्टक विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ चिपक जाती है तो इसको हल्का बना देती है, सरफेस के ऊपर ले आती है। अब आगे चलते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है कुछ। तो कुछ मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लेना सभी को, तो 2H2O। तो ये आपका थोड़ा सा रिएक्टिव कम है किसके साथ कंपेयर में? कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम के कंपेयर में, इसलिए हॉट वाटर से इसको क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं। सम मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद
हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर नहीं करती है, कुछ आपके मेटल जो है वो स्टीम से रिएक्ट करती है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम है, स्टीम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड दे देती है Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आयरन आल्सो रिएक्ट विद H2O, तो ये आपका Fe3O4 देता है प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो एल्युमिनियम, आयरन, दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल टुवर्ड्स द वाटर। वाटर के साथ ये कैसी होती है? लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए इस तरीके से ध्यान देते हैं। तो ये आपका फेरिक, ये आपका देख रहे थे, इसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, Fe2O3 हीमेटाइट होता है और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स, एक चीज और यहाँ पर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल, तो मेटल साल्ट बनता है। मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड, दे गिव्स मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपका मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका देता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्यों आया? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी 2 होती है, क्लोराइड की क्या होती है? 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Mg1Cl2, तो MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बैलेंस कर लेंगे तो 2HCl आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट जो मेटल साल्ट है, तो सोडियम सल्फेट बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना? 2 सोडियम ले लेना है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैग्नीशियम या मैग्नीज HNO3, ये सभी डाइल्यूट रहेंगे। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीज नाइट्रेट बन जाएगा। मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जनरली ध्यान देना है। ठीक है, तो सोडियम ने H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट दे दिया, मैग्नीशियम ने क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर दिया। लेकिन एक केस है जिसमें से आपका एक साल्ट है, सॉरी एक एसिड है HNO3। HNO3 केवल मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करता है, और ये जब डाइल्यूट होता है तो ये आपका मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है,
और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल, अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करा दे HNO3 के साथ तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, प्लस आपका H2O बनेगा, प्लस N2O बन जाएगा। N2O, NO2 या NO, ये गैसेस बनती है जब भी ये आपका कोई भी आपका कॉपर है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, यानी वाटर। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, H2O। इसका मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करिए किसने, HNO3। तो जो रिएक्शन में HNO3, जो रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब HNO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये वाटर को, हाइड्रोजन गैस को वाटर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। साथ साथ में नाइट्रेट को कभी कभी N2O में, NO2 में या फिर NO पे चेंज कर देता है। ये डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन पर और इस मेटल की रिएक्टिविटी पर। अगर मेटल आपका ये रिएक्टिव है और ये कंसंट्रेटेड है तो प्रोडक्ट आपका यहाँ इनमें से अलग बनेगा, ठीक है। अभी और ये आपका लेस रिएक्टिव है, ये डाइल्यूट है, तो इनमें से अलग गैस बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके केवल मैग्नीज का जो HNO3 का जो रिएक्शन है वो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही देना है। अगला है रिएक्शन ऑफ, चौथा पॉइंट पे आ जाता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ another metal salt। तो जब मेटल है दूसरे मेटल साल्ट के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है ये जनरली देखना है। तो एक मेटल है आपका, मेटल जो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस मेटल साल्ट, ये आपका मेटल मान लीजिए 1 है और ये दूसरे मेटल साल्ट के साथ जो कि एक्वस है, ठीक है। एक्वस का मतलब मेटल साल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी मेटल दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कुछ उसके साथ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। उस पॉसिबिलिटी को हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर एक मेटल साल्ट है जिसका नाम है आपका कॉपर सल्फेट। इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है ब्लू कलर होता है, एक्वस सोल्यूशन इज ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का है। इसमें से हमने थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। क्या डाल दिए, और कुछ समय के लिए इसको रख दिया। आफ्टर सम टाइम हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये ब्लू कलर इज डिसअपीयर। तो इसका कलर जो था वो कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू था, लेकिन अब ये डिसअपीयर कलर, जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज जरूर हुआ है, और केमिकल चेंज हुआ तो कुछ इस तरह का केमिकल चेंज हो सकता है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ऐसा रिएक्शन हुआ होगा। ये ब्लू कलर का था तो जिंक ने उस रिएक्शन किया होगा तो जिंक सल्फेट बना होगा प्लस कॉपर। ये आपका कलरलेस है। तो कलरलेस, ब्लू कलर कलरलेस में कन्वर्ट इसलिए हो गया क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है जिंक सल्फेट में चेंज हो गया। इसका मतलब जिंक ने
कॉपर को उसके साल्ट सोल्यूशन से रिड्यूस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। तो ध्यान रखना है कि जब कोई भी पावरफुल मेटल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका मेटल 1 साल्ट बनेगा, मेटल 1 साल्ट, और वो भी एक्वस प्लस आपका मेटल 2 यहाँ पर आ जाएगा। कंडीशन ध्यान रखना क्या होना चाहिए, ये रिएक्शन तभी होगी जो कंडीशन आपकी यहाँ पर है M1 इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू M2, M1 इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू M2। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कॉपर सल्फेट से जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, Fe प्लस फेरस सल्फेट हम लोग ले लेते हैं। फेरस सल्फेट जनरली ग्रीन कलर का होता है, लाइटेस्ट ग्रीन कलर का होता है। जिंक डाल देते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस क्यों होता होगा? ये जिंक सल्फेट बन जाता होगा। प्लस Fe, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Fe, और प्रीवियस रिएक्शन से भी क्या हो गया था? जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। करेक्ट? तो कोई भी मेटल जो है दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके उसके साल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। कब डिस्प्लेस कर सकता है? जब वो खुद रिएक्टिव ज़्यादा हो। जब खुद रिएक्टिव होगा तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं। अनदर एग्जाम्पल, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? Fe फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब ये है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू कॉपर। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो metal which is highly reactive as compared to metal another metal salts, metal of another metal salt, it can displace the less reactive metal by the more reactive metal। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जो मेटल आपकी हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को आसानी से उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। और शक्तिशालियों का ही ज़माना है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो कम शक्तिशाली को डिस्प्लेस कर सकता है, जो ज़्यादा ज्ञानी होगा वो कम ज्ञानी को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेस करना है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, और ये आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि जब भी डिस्प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये अगर डिजाइन कर दी जाए, ये हम लोग निकाल लें, तो उसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सो रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ metal, the arrangement of metal on the basis of their reactivity is called reactivity series
दूसरे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज सेड टू बी रिएक्टिविटी सीरीज। यानी रिएक्टिविटी सीरीज वो है जिसमें से मेटल को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ से आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू आता है। कहाँ से आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे आपका हाईली रिएक्टिव मेटल आपके बुक में सोडियम है, फिर पोटेशियम है, सीजियम है आपका है, फिर इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर इसके बाद आपका एल्युमिनियम है, लास्ट में आपका कॉपर है, गोल्ड है, ये सिल्वर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, तो इसको ध्यान से देख लेना। लास्ट टॉपिक इस पे बात करते हैं हम लोग, हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 9th क्लास में, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे KLMN वाले। तो मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। इसका पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे आपका क्या होता है। तो सोडियम के बारे में देख लेते हैं। तो सोडियम ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। ये आप कहलाता है कैटायन। कब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें 281, इसका Z जो है 11 है, एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। एटॉमिक नंबर जब 11 रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 281। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल अपनी आउटर स्टेट को, आउटर ऑक्टेट को, यानी ऑक्टेट को फुलफिल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ऑक्टेट को क्या करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े या गेन करना पड़े। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। और 28 ये आपका ऑक्टेट जब भी कंप्लीट हो जाती है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो तो उसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, केवल किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के। तो उसकी ऑक्टेट आपकी क्या होती है 2 होती है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जब भी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि क्या हो जाए, ऑक्टेट उनकी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो हाईली रिएक्टिव है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये K सेल है। L सेल में आपके कितने हो गए 4 5 6 7 8। तो ये KL थी और M सेल थी, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, कितना बच गया, ये न्यूक्लियस हो गया 2KL, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है। तो ये आपका सोडियम है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ऑक्टेट को प्राप्त कर लेता है। ऑक्टेट से स्टेबिलिटी आती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, दूसरा है आपका क्लोरीन। क्लोरीन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है सोडियम या मेटल के द्वारा, ये आपका क्या करता है, गेन कर लेता है। और गेन करने के बाद आयन बनाता है और इसको हम लोग कहते हैं एनायन। और वो भी कौन सा एनायन, क्लोराइड, क्लोराइड आयन है, ION है ना। तो क्लोराइड आयन बना देता है। ठीक है,
तो इसमें से देखेंगे इसका जो Z है 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। इसका मतलब उसको ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए +1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इसने, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन क्या हो गया, 288 हो गया। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये देखिए 2 8 और ये 8, तो KLM है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 8 और ये 8। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो ये आपका हो गया ऑक्टेट फुलफिल। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, अपनी ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को क्या होता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जब भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाए तो स्टेबिलिटी को क्या करना है, गेन कर लेते हैं ये सभी। अब आगे चलते हैं, ये क्लोराइड आयन और सोडियम आयन बन गए। अब यहाँ पर अगर 2 Cl2 आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और 2 क्लोराइड आयन लेना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने सोडियम निकालेंगे, 2 सोडियम आयन निकालेंगे, तो 2 ऐसे कर देंगे, तो ये Cl2 हो जाएगा, 2 NaCl बन जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है, एक सोडियम ने एक क्लोराइड को उसकी ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इस तरीके से मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, और बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, एक डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन करता है। तो जो मेटल होगा वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल जो होगा वो गेन करेगा। क्लियर। तो इस तरीके का जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और गेन होता है तो इससे जो कंपाउंड जो बनते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और गेन के द्वारा ये आपके आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आयंस के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और इस तरह से जब कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड हो तो वो कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो हमारे साथ बने रहिएगा।